हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेनर्ड मोदिनो की बुक सब्लिमिनल की समरी। यह किताब एक आंखें खोलने वाली किताब है कि कैसे अचेतन मन दुनिया के हमारे अनुभव को आकार देती है। सब्लिमिनल में लेनर्ड मोदिनो अचेतन मन की जटिलताओं को सुझाने के लिए सबसे सटीक वैज्ञानिक विषयों की अपनी संक्षिप्त सुलभ डिटेल्स का उपयोग करते हैं। इस महत्वपूर्ण पहलू को जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपको रुझान साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन बिहेवियर में है तो यह किताब इस बात पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिखाती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे एक्शंस और डिसीजंस को कैसे शेप देता है। क्या आपको पता है हम डिसीजन कैसे लेते हैं? क्या हम सभी फैक्ट्स को सामने रखकर अपना ओपिनियन बनाते हैं या अपने सबकॉन्शियस माइंड के सजेशन से डिसीजन लेते हैं? यही सब हम इस किताब में विस्तार से समझने वाले हैं। कॉन्शियस इंसान बनकर फैक्ट्स पर डिसीजंस लेने की बजाय हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से चलते हैं। किताब में ऐसे 13 विचार बताए गए हैं जिन्हें समझकर आप सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीके को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विचार 1। कई प्रिंसिपल्स ने सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश की, लेकिन मॉडर्न टेक्निक ने आखिरकार इसकी शालीनता को सबको समझा दिया। सदियों से फिलोसोफर्स ने सबकॉन्शियस माइंड के नेचर बारे में अंदाजा लगाया है। एग्जाम्पल के लिए 1700 के दशक में इमैनुअल कैंट ने बताया था कि हमारा माइंड ऑब्जेक्टिव रियलिटीज को एक्सपीरियंस नहीं करता है, बल्कि यह अपनी खुद की रियलिटी बनाता है। फिर 1900 में सिगमंड फ्रॉइड ने सबकॉन्शियस माइंड की एक एक्सप्लेनेशन की जो बहुत प्रसिद्ध हुई। फ्रॉइड ने कहा कि नेगेटिव अट्रैक्शंस और पेनफुल मेमोरीज के कारण सबकॉन्शियस माइंड अक्सर एबनॉर्मल और अनहेल्थी हो जाता है। हालांकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड के सीक्रेट्स को अनलॉक करना इतना मुश्किल था, इसलिए बाद में रिसर्चर्स दूसरे एरियाज में जाने लगे और कई साइंटिस्ट्स ने यह तर्क देना शुरू किया कि इंसान जानवरों की तरह थे, जिनमें कंप्यूटर्स की तरह कॉम्प्लेक्स लेकिन समझने लायक मशीन की तरह दिमाग था। हालांकि 1980 के दशक तक नए रिसर्च ने सबकॉन्शियस में हमारे इंटरेस्ट को फिर से जगा दिया, और साथ ही नई टेक्नोलॉजी ने आखिरकार हमें दिमाग के बनने और काम करने के प्रोसेस को समझने में केपेबल बना दिया। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नाम की टेक्नोलॉजी ने न्यूरोसाइंटिस्ट्स को 3D प्रिसिशन के साथ दिमाग के ब्लड फ्लो में बदलाव और स्ट्रक्चर को स्कैन करने में मदद की। इस इंफॉर्मेशन से हमें सबकॉन्शियस को समझने में काफी मदद मिली है। इससे हम दिमाग की 3 इंटरडिपेंडेंट लेयर्स के बारे में जानते हैं। सबसे गहरी और सबसे पुरानी लेयर रेप्टाइल है, जो सांस लेने, खाना खाने और लड़ाई या फ्लाइंग इंस्टिंक्ट जैसे कामों को करने के लिए जिम्मेदार है। फिर दूसरी लेयर है, इस हिस्से पर सोफिस्टिकेटेड पुरानी मैमेलियन या लिम्बिक सिस्टम होता है, जो सबकॉन्शियस सोशल परसेप्शन की आप सोसाइटी को लेकर कैसा सोचते और बिहेव करते हैं इसके लिए जिम्मेदार है। इसके ऊपर नियोकॉर्टेक्स है, जो गोल से जुड़े एक्शंस और कॉन्शियस थॉट को बढ़ावा देता है। यह देखने, उंगलियों और चेहरे के भावों को एक्सप्रेस करने से भी जुड़ा है। हम इंसानों में यह बहुत ज्यादा पाया जाता है। विचार 2। सबकॉन्शियस माइंड हमारी सेंसर्स से रॉ डेटा कलेक्ट करता है और इसे हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए समराइज करता है। अगर आपको एक तेज अचानक से धमाका सुनाई देता है तो संभावना है कि आप तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी खतरे को महसूस करता है तो यह आपको खतरे से बचाने के लिए ऑटोमेटिकली काम करता है। एनवायरनमेंट की यह सबकॉन्शियस अवेयरनेस हमारे पूर्वजों में कॉन्शियस अवेयरनेस से बहुत पहले डेवलप हुई थी। इसका प्राइमरी गोल हमें जिंदा रखना, पॉसिबल खतरों से बचना और खाने और साथियों की तलाश करना था। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस डेटा को हमारी सभी सेंसर से इकट्ठा करता है और इसका इस्तेमाल हमें सेफ रखने के लिए करता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल लाइट है। आंखों से मिली लाइट का इस्तेमाल करके जो भी हम देखते हैं उसको दयक के एक छोटे से हिस्से में पहुंचाया और प्रोसेस किया जाता है, जिसे विजुअल कॉर्टेक्स कहा जाता है। लेकिन जब लोगों का विजुअल कॉर्टेक्स खराब हो जाता है तब भी सबकॉन्शियस माइंड चीजों को छुकर पहचान करने में हमारी मदद करता है।
इसे ब्लाइंडनेस कहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सेंसर्स से जो डिटेल्स रिसीव करता है वह इनकम्प्लीट है। इसे इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए हमारा कॉन्शियस माइंड भी इन्वॉल्व होता है। सबकॉन्शियस माइंड सभी रॉ इंफॉर्मेशन को लेता है और उन्हें फिल्टर करता है, फिर कॉन्शियस माइंड उनके बेस पर डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल के लिए, हमारी दोनों आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां सेल्स आंख को माइंड से जोड़ती है। हमारी आंखें भी हर सेकंड कई बार अनजाने में इधर उधर झटके मारती हैं, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम और कभी फोकस के साथ तो कभी थोड़ी कम फोकस के साथ। इस तरह आप आंखों में इरेगुलरिटीज को नोटिस करेंगे। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड देखी गई चीजों की एक क्लियर इमेज बनाने के लिए दोनों आंखों से उसे दी गई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके पुरानी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस से ऑटोमेटिकली सोचकर कॉन्शियसली डिसीजन लेता है। विचार 3, बॉडी लैंग्वेज हमें अनजाने में दूसरों के बिहेवियर और ओपिनियन को एक्सप्लेन करने की परमिशन देती है। हमारी बॉडी हमारे वर्ड्स की तरह ही एक्सप्रेसिव है। बॉडी लैंग्वेज के बिना हमें दूसरे इंसानों के इरादों को समझने में मुश्किल होगी। एग्जाम्पल के लिए, हम में से हर एक इंसान पॉसिबल खतरों, दोस्ती और रिलेशन जैसी चीजों का इशारा करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने पूर्वजों से बॉडी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट विरासत में मिला है और यह इंसानों के लिए भी उतना ही नेचुरल और जरूरी है जितना कि दूसरे जीवों के लिए। मुस्कान भी इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट सिग्नल है और यह नकली नहीं बनाई जा सकती। मुस्कुराने के लिए हमें मुंह के दोनों तरफ की मसल्स और आंखों के आसपास के हिस्से को ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, जो किसी पर्पस से ही होती है। इसे हम जानबूझकर इधर उधर नहीं कर सकते। न सिर्फ इससे असली या नकली हंसी का पता चलता है, बल्कि चेहरे के एक्सप्रेशंस असली हंसी के दौरान नेचुरल होते हैं। दुनिया भर की ट्राइब्स डर या हेट जैसे एक्सप्रेशंस की पहचान इसी तरह से करती है। हालांकि बॉडी लैंग्वेज सोशल सिग्नल्स को एक्सप्रेस करने तक लिमिटेड नहीं है। इसके जरिए हम लोगों से अपनी उम्मीदों को कम्युनिकेट करते हैं और बिना किसी इरादे के उनके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। विचार 4, हमारी आवाज में छोटा सा बदलाव दूसरों के सामने हमारे अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करता है और हमारे कैरेक्टर के नेचर को शो करता है। बहुत से लोग एवोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन यह कहते हुए करते हैं कि आदमी डोमिनेंस और सेक्स चाहते हैं, जबकि औरतें एक वफादार साथी और बच्चे चाहती हैं। इसका रिजल्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज, स्पेशली हमारी आवाज की टोन और पिच से दिखता है। दरअसल सेक्सुअल सक्सेस के लिए आदमी और औरतें अनजाने में अपनी आवाज को एडजस्ट करते हैं। एक रिसर्च में आदमियों के एक ग्रुप ने एक औरतें के साथ डेट के लिए कंपटीशन किया। रिजल्ट्स से पता चला कि जब किसी आदमी से औरत ने बात करना शुरू की तो उसने अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल महसूस किया। इस तरह आदमियों ने औरतें से और आपस में बात करते हुए अपनी आवाज की पिच को कम और ज्यादा किया। दूसरे रिजल्ट से पता चला कि औरतें को ओव्यूलेशन के दौरान कम पिच वाली आवाजें अच्छी लगती हैं। उस समय औरतें की आवाजें भी स्मूथ हो जाती हैं, जो इस प्रोसेस के दौरान आदमियों को अट्रैक्ट करती हैं। अब आप सोच रहे हो कि औरतें की कम पिच वाली आवाजों की तरफ आदमी सबकॉन्शियसली क्यों अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका जवाब टेस्टोस्टेरोन सिस्टम से जुड़ा है। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्सुअल हार्मोन है। यह जिस आदमी में ज्यादा होता है उसके बच्चे पैदा करने की संभावना ज्यादा होती है और ऐसे आदमी आमतौर पर औरतें की कम पिच वाली आवाज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनसे भी कम पिच वाली आवाज में बात करना पसंद करते हैं, जिससे औरतें भी उन्हें कम टेस्टोस्टेरोन और हाई पिच वाले आदमियों के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद करती हैं। विचार 5, हम सब कुछ याद नहीं रख सकते, इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी यादों के गैप को भर देता है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता है। हम अपने दिमाग की मेमोरी पावर को कितना भी पसंद करें, लेकिन हमारा दिमाग वीडियो कैमरा नहीं है जो हमारे बाद के रिकॉल के लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हो, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के लिए प्रेशर बनने लगती है। इसलिए दिमाग हर बात को याद रखने की बजाय हमारी मेमोरीज को हमारे कई सारे एक्सपीरियंसेस जोड़ देता है, जिससे वो एक्सपीरियंस फील होते ही उससे जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद आने लगती हैं।
इम्पोर्टेंट मेमोरीज में दोस्त और दुश्मन, शिकार और शिकारी शामिल हैं, कि वे कहां पाए जाते हैं और अपने घर कैसे पहुंचा जाए। इसे एक बार में आसानी से याद करने की काबिलियत हमें हमारे शुरुआती पूर्वजों से मिली है। शायद आप सोच रहे होंगे कि याद रखने का यह तरीका हमें चीजों को समझने और बेहतर करने में मदद करेगा, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ की हर मेमोरी को डिटेल में याद रखें तो यह एक बड़ी मुश्किल होगी। एग्जाम्पल के लिए, सोलोमन शेरेशेव्स्की नाम का एक आदमी अपनी अमेजिंग मेमोरी के लिए प्रसिद्ध था। वह बोले गए शब्दों की एग्जैक्ट सीरीज को याद कर सकता था, लेकिन कई बार उसे याद किए गए सेंटेंसेस का मतलब समझ में नहीं आता था। इसलिए उन्होंने याद रखने के साथ ही उनके मतलब को समझने के लिए स्पीकर के बोले गए वर्ड्स को याद रखने के साथ ही साथ हर एक के कई फेस एक्सप्रेशंस को नोटिस किया। इसलिए अगली बार उन्हें जाने पहचाने चेहरों से जो बातें सुनी थी, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को याद करके बातों को याद करने और स्पीकर को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई। हम आमतौर पर अपने एक्सपीरियंसेस के छोटे छोटे हिस्सों को याद करते हैं। एक जैसे एक्सपीरियंसेस को कहानियों से जोड़कर सब कुछ एक साथ रखने मदद मिलती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ही करता है। यह जिंदगी से जुड़ी अलग अलग यादों और उन मोमेंट्स की कहानियां बनाता है और उन्हें उस मोमेंट से जुड़े किसी एक्सपीरियंस से जोड़कर माइंड में स्टोर कर लेता है। इसलिए दोबारा उस एक्सपीरियंस को याद करने से ही पूरी कहानी दिमाग में घूमने लगती है। विचार 6, हमारे इमोशंस सबकॉन्शियस बायसेस और सेंसरी डेटा से जनरेट होते हैं, इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड उनकी जड़ों को अनकवर नहीं कर सकता है। मानव दिमाग हमारी फीलिंग्स को समझने में मदद करने में पूरी तरह से केपेबल नहीं है। यह एवोल्यूशन की लेगेसी है। हमारे पूर्वजों की मेन इंस्पिरेशन जिंदा रहना और ब्रीड करना, ये अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना था, न कि खुद को समझना। इसलिए उन्होंने इसमें अपना ज्यादा समय लगाया नहीं, जिससे हमारे लिए अपने इमोशंस को पहचानना और उनसे डील करना और मुश्किल हो गया। यह मुश्किल इस फैक्ट से आती है कि हमारी फीलिंग्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से प्रोड्यूस होती हैं। इमोशंस इन तरीकों से काम करते हैं। आसपास का माहौल हमारी सेंसेस को डेटा प्रदान करता है, जिसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फिजिकल रिस्पॉन्स करता है। यह वह रिस्पॉन्स है जिसे हम इमोशन के रूप में महसूस करते हैं, लेकिन क्योंकि वे हमारे सबकॉन्शियस से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हमें अपनी फीलिंग्स को सही ढंग से समझने और पहचानने में मुश्किल होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक रिसर्च में एक कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना था, तो इसके लिए मेल और फीमेल को हायर किया गया। रिसर्च में पता चला कि मेल के मुकाबले जिन मेल्स को एक अट्रैक्टिव फीमेल ने एडवर्टाइजमेंट किया था, उन्हें बाद में कॉल करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बढ़ी हुई हार्ट बीट और आसपास की अवेयरनेस ने मिलकर एक इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा हुआ, जिसने उनके कॉन्शियस माइंड में चुलबुलापन का रूप ले लिया। फिर भी हमारी फीलिंग्स को समझने की यह डिसेबिलिटी हमें कॉन्फिडेंस से यह सोचने से नहीं रोकती है कि हम उन्हें शेयर न करें। जब हम अपने आप से पूछते हैं कि हम किसी को पसंद या नापसंद क्यों करते हैं, तो हम डिटेल में बताने लगते हैं, लेकिन वे अक्सर हमारी सबकॉन्शियस फीलिंग्स के सही सिग्नल्स नहीं होते हैं। एक स्टडी में मेल कंपेटिटर्स को 2 औरतें की तस्वीरें दी गईं और पूछा गया कि उन्हें कौन सी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। उन्होंने एक तस्वीर चुन ली। उसके बाद कंपेटिटर्स को फिर से वही तस्वीरें दी गईं, लेकिन इस बार चेहरा नीचे कर दिया गया। उन्हें फिर से कार्ड देखने और यह समझाने के लिए कहा गया कि उन्होंने सिर्फ एक फोटो को ही क्यों पसंद किया। इस तरह कई अलग अलग औरतें की अलग अलग तस्वीरों के साथ यह स्टडी चलती रही। कंपेटिटर्स का सीधा जवाब था कि अट्रैक्टिव लग रही हैं, लेकिन वो कोई भी सबकॉन्शियस में चल रही सही फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। मेल कंपेटिटर्स को नहीं पता था कि कंपैरिजन्स के लिए रिसर्चर्स ने तस्वीरों को बदल दिया था, लेकिन अब भी उनके जवाब शुरुआती जवाबों की तरह ही थे। इस तरह हमारी भावनाएं सबकॉन्शियस बायसेस और आसपास के माहौल से मिले सेंसरी डेटा से जनरेट होती हैं, इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड कई बार इसके रीजंस को नहीं समझ पाता। विचार 7, जब हम पुराने सोच को डिफेंड करते हैं तो हम डिसीजंस लेने में वन साइडेड होते हैं। हमारा दिमाग 2 ऑपोजिट कैरेक्टर्स से मिलकर बना है।
हमारे पास हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो एक साइंटिस्ट की तरह सोचता है, सबूतों को तौलता है और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की तलाश करता है। फिर सबकॉन्शियस दिमाग है, जो एक लॉयर की तरह काम करता है। पहले डिसीजन लेता है, फिर उसे सही प्रूव करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए हमारा लॉयर दिमाग दो हिस्सों में से ज्यादा मजबूत है। यह हमें उन कंक्लूजन्स का सपोर्ट करने की तरफ ले जाता है जो किसी ऑल्टरनेटिव की तलाश करने के बजाय हमारे बिलीफ्स को मजबूत बनाते रहते हैं। साथ ही यह हमें नजरिए के अकॉर्डिंग फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने और अनफेवरेबल एविडेंस को अनदेखा करने के लिए इंस्पायर करता है। हम सब ऐसा करते हैं, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी इस तरह के प्रेजुडिसेस या पुराने बिलीफ्स से बचे हुए नहीं हैं। वे भी कभी कभी लॉयर कॉन्शियस या सबकॉन्शियस दिमाग से तरह सोचते हैं। प्रीडिफाइंड ओपिनियंस या कंडीशंस इस बात से भी पता चलती है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे समझते हैं। यहाँ तक कि जब अलग अलग लोगों को एक जैसी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तब भी उनके पिछले बिलीफ्स इन्फ्लुएंस करते हैं और वो अलग अलग कंक्लूजन्स निकालते हैं। विचार 8, हम सभी सोचते हैं कि हम स्पेशल हैं और यह हमें अपनी कैपेबिलिटीज को कम आंकने की तरफ ले जाता है। 1959 में 3 मेंटली इल लोगों को एक साथ एक ही कमरे में रखा गया था, जो खुद को जीसस मानते थे। सब यह जानने चाहते थे कि यह उनकी सेल्फ परसेप्शन को कैसे अफेक्ट करेगा। जब उन्हें कुछ दिनों बाद बाहर लाया गया, तो एक ने अपना फेथ छोड़ दिया और अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्सेप्ट कर लिया। एक ने दूसरे पर बहकाने का आरोप लगाया, जबकि तीसरा अब भी पूरी तरह से अपने आप को जीसस ही मान रहा था। इस तरह सबूत के बावजूद 3 में से 2 ने अपनी इमेजिनेशन को बरकरार रखा। वो अब भी अपने अंदर खुद को जीसस ही मान रहे थे। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस बताए गए एग्जाम्पल की तरह हम भी अपने आप को अपने तरीके से स्पेशल दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि दूसरे रिस्पेक्ट करें। दुर्भाग्यवश हमारा खुद के बारे में बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया नजरिया रियलिटी से अलग होता है। हमें लगता है कि चीजें रियलिटी में जैसे हो रही हैं, हम उनसे बेहतर और तेजी से कर सकते हैं। इस तरह कई जगह उम्मीद से ज्यादा आशावादी होने से रिजल्ट्स पर फर्क पड़ता है। अक्सर इस वजह से नई बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स बजट से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि प्लानर्स जरूरी समय से कम समय में उसे पूरा करने का गोल बना लेते हैं। विचार 9, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सोशेबल होने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि एक्सक्लूजन के रिजल्ट्स में बीमारी शामिल है। इससे पहले कि हम बात कर सके या चल भी सके, हम दोस्ती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और दुश्मनी से पीछे हट जाते हैं। बच्चे उन लोगों के चेहरों को छूना पसंद करते हैं जिन्हें वे दूसरों की मदद करते हुए देखते हैं, और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे उन्हें दूर भगाते हैं। यह इस बात का सबूत है कि सोशेबल होना, लोगों के साथ मिलना जुलना और दोस्ती करना हमारे नेचर में है, और ऐसा करने में हमारी मदद करने के लिए हमारा दिमाग हार्डवेयर से भरा है। इसमें नियोकॉर्टेक्स नाम का बॉडी पार्ट हमारी मदद करता है। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन का सबसे नया हिस्सा है जो हमें लोगों के बीच रिलेशंस को समझने में मदद करता है। हम सोसाइटी में इन स्किल्स का इस्तेमाल करने में केपेबल हैं, क्योंकि हमारे पास वह है जिसे साइंटिस्ट थियरी ऑफ माइंड कहते हैं। सिर्फ इंसानों के पास यह समझने की अच्छी काबिलियत है कि हर कोई जो उनके साथ काम कर रहा है वो कौन है, वे सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और हर इंसान एक दूसरे से क्या चाहता है। शारीरिक दर्द हमें दो तरफा अटैक से हिट करता है। यह हमारी सेंसेस और हमारी फीलिंग्स दोनों को उथल पुथल करने लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि दिमाग का वो हिस्सा जिससे यह इमोशनल फैक्टर जुड़ा हुआ है, द एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, यह वही एरिया है जहां सोशल पेन होता है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी एक्सक्लूजन या अकेलेपन की फीलिंग्स को कम करने के लिए पेन किलर दवा ले सकते हैं। लेकिन इसी के साथ यह भी साबित हो चुका है कि सोशली एक्सक्लूजन या अकेलेपन से हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और लाइफ की उम्र कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस दिमाग हमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी रहने के लिए सोशेबल बनने के लिए पुश करता है। विचार 10,
हमारा सोशल बिहेवियर दिमाग और सबकॉन्शियस आदतों के केमिकल्स से डिटरमिन होता है। साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स लंबे समय से यह साबित करते आ रहे हैं कि इंसानी रूप में हम बहुत यूनिक हैं। कोई दूसरी प्रजाति हमारी तरह मुश्किलों को नहीं समझ सकती, फिर भी हम उतनी रिमार्केबल प्रजाति नहीं है जितना हम सोचते हैं। दरअसल हमारे दिमाग के कई एरियाज नेचर में पाए जाने वाले एक जैसे प्रिंसिपल्स से चलते हैं। इंसान और जानवर दोनों का बिहेवियर माइंड के केमिकल्स से चलता है। एग्जाम्पल के लिए दिमाग में कुछ केमिकल्स के निकलने से हमें भरोसा करने की पावर मिलती है। फिर भी बहुत प्रजातियां और इंसान कभी भरोसा और प्यार करते हैं तो कभी नहीं करते। रिसर्चर्स यह पता लगाना चाहते थे कि नॉर्मल कंडीशंस में लोग कितने आज्ञाकारी होते हैं। इसके लिए एक लाइब्रेरी में एक रिसर्चर ने लोगों से उनके पास मौजूद फोटोकॉपीज का इस्तेमाल करने के लिए कहा और उनसे पूछा कि क्या वे उनके सामने रखी टाइपिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना ज्यादा बात किए 40% लोगों ने मना कर दिया, लेकिन जब रिसर्चर ने दूसरे लोगों को एक कारण देकर मशीन का इस्तेमाल करने को पूछा तो मना करने का रेट 6% तक गिर गया। इस तरह हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह सबकॉन्शियस रूल्स के एक सेट को फॉलो करते हैं। जब हमसे नॉर्मली कोई बातचीत की जाती है तो हम सामने वाले की बातचीत के अकॉर्डिंग बात करते हैं और जब तक कोई कारण न दिया जाए हम अग्री नहीं करते। इस तरह अपनी लाइफ के पूरे मालिक होने के बजाय हमारा मैक्सिमम बिहेवियर उन फैक्टर्स से डिटरमिन होता है जिन पर हमारा बहुत कम कंट्रोल होता है। विचार 11, लोग स्टेरियोटाइप्स और लेबल पर भरोसा करते हैं जो इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आप निष्पक्ष और ओपन माइंडेड हैं? हम में से कई लोग इन क्वालिटीज पर गर्व करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी थिंकिंग के नीचे छुपे हुए कुछ अनक्लियर धारणा या पहले के बनाए हुए बिलीफ्स होते हैं। इन धारणा में से एक यह है कि हम किसी के बाहरी रूप के बेस पर उसके कैरेक्टर के बारे में राय कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक स्टडी में पाया गया कि अगर लोग बिना दाढ़ी मूंछ कटवाए और रिंकल या गंदे कपड़ों में एक दुकानदार को देखते हैं और दूसरे को टाई और प्रेस किए हुए कपड़े पहने हुए देखते हैं तो उनके अनुसार जज करते हैं। स्टडी में रिसर्चर्स को पता चला कि जिन लोगों ने रिंकल्ड या गंदे कपड़े पहने हुए थे उन्हें लोगों ने ऐसे ट्रीट किया उनमें कई कमियां हैं, जबकि जिन लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे उन्हें सही तरीके से देखा गया। इस कंडीशन में आपने देखा कि कैसे लोग सबकॉन्शियस फीलिंग्स से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा बिहेव किया। यह तो सिर्फ एक है, इसके अलावा हमारे माइंड में दबे हुए कई धारणा होती हैं जिनका पता लगाना मुश्किल है। विचार 12, समूह के साथ पहचान करने की आदत समूह मेंबर्स के फेवर में और नॉन मेंबर्स के खिलाफ धारणा को बढ़ावा देती है। हम सभी के पास ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप्स जेंडर, नेशनैलिटी, पॉलिटिक्स और रिलीजियस बिलीफ जैसे ग्रुप्स हो सकते हैं। हम अपनी पहचान को उस कंडीशन के आधार पर बदलते हैं जिसमें हम खुद को पाते हैं। विचार 13, हम क्या खरीदते हैं से लेकर किसे वोट देते हैं हम लाइफ में अपने चुने जाने वाले ऑप्शंस को बेस बनाते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कंपनी के नाम का प्रोनाउंस उसके शेयर्स परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, लेकिन वे करते हैं। जिन कंपनीज के नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है उनके फेल होने की संभावना उन कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा होती है जिनके नाम का प्रोनाउंस करना आसान होता है। हमारी कई परचेस इस तरह के छोटे रीजंस के बेस पर की जाती हैं। यह ऐसे रीजंस हैं जिनके बारे में हम कई बार अनजान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एक्सपेरिमेंट में क्लब में बैकग्राउंड म्यूजिक ने कस्टमर्स को अलग अलग देश की शराब खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस किया। जब स्टेज पर फ्रेंच गाना बजाया गया तो ज्यादातर लोगों ने फ्रेंच शराब खरीदी और जब जर्मन गाना बजाया गया तो ज्यादा जर्मन शराब खरीदी गई। जब पूछा गया तो कस्टमर्स ने यह मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सबकॉन्शियसली वो उससे इन्फ्लुएंस हुए थे। यह सिर्फ हमारी परचेसिंग आदतों में ही नहीं है, यहाँ तक कि हम पॉलिटिकल पोजीशंस पर पॉलिटिकल पार्टीज को चूज करना उनकी पॉलिसीज के बजाय इस बेस पर करते हैं कि उनके मेन लीडर कैसे दिखाई देते हैं।
इसका एक एग्जाम्पल चुनाव के रिजल्ट्स को अपने फेवर में करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज प्रसिद्ध और लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले इंसान को अपनी पार्टी के लीडर के रूप में उतारती हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सब्लिमिनल बुक के बारे में जाना है। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियोस से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।